हेलो दोस्तों, कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं, जिसको हम डिस्कशन करेंगे आज पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा अगर आप एसएससी सीजीएल टियर 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलते हैं और आगे समझते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का ये जो है सेट के बारे होता है, सेट 4 है ये, ठीक है। अभी तक सेट 1, सेट 2, सेट 3 डिस्कशन हो चुका है, और साथ साथ थ्योरी पोर्शन को भी हम डिस्कशन किए हैं, और भी थ्योरी पोर्शन का हम वीडियो लेके आएंगे। तो अगर अभी तक नहीं देखे हैं उस कॉन्सेप्ट को, उस वीडियो को, तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर दी फंक्शंस ऑफ। मतलब क्वेश्चन है, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किसका कार्य है। यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ, लेयर, सेशन लेयर, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। तो मैं अभी लेयर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन को हम क्लियर करते हैं। देखिए, मैं बता दूं कि OSI लेयर होता है, OSI लेयर होता है। OSI का फुल फॉर्म होता है, इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, ओपन सोर्स इंटर कनेक्शन। ओपन सोर्स इंटर कनेक्शन होता है ये। OSI लेयर जो होता है, कुल OSI लेयर जो है वो 7 गो OSI लेयर है, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट से बात करते हैं, देखिए बॉटम से टॉप की ओर चलते हैं, तो सबसे पहले फिजिकल लेयर होता है, ठीक है। फिजिकल लेयर, OSI लेयर कुल मिला के 7 होता है, याद रखेंगे। और उसमें 7 का हम नाम देख रहे हैं, फिजिकल लेयर, उसके बाद डेटा लिंक लेयर। ये सारा लेयर एक दूसरे से रिलेटेड है। डाटा लिंक, एक मिनट इसको सही कर ले। देखिए, डाटा लिंक लेयर, उसके बाद होता है नेटवर्क लेयर, उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद होता है सेशन लेयर, उसके बाद होता है, उसके बाद जो है सेशन लेयर के बाद होता है आपका, देखिए फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, उसके बाद एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। सबसे पहले होता है प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर हो गया। उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद एप्लीकेशन लेयर। इसका हम थोड़ा साइज छोटा कर लें। उसके बाद होता है एप्लीकेशन लेयर। देखिए, ये लेयर का ऑर्डर है, ठीक है, ऐसा ही याद रखेंगे। फिजिकल लेयर, देखिए लेयर क्या है कि जैसे नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर पर जब डेटा भेजना है, मीडियम नेटवर्क है, ठीक है। जैसे यहाँ पर नेटवर्क से ये जुड़ा हुआ है, नेटवर्क से ये सेंड हो रहा है, ये है नेटवर्क, इंटरनेट। तो इसमें सेंडर से डेटा रिसीवर तक पहुँचने का काम करता है OSI लेयर के माध्यम से ही। इस सारे लेयर के फेज से मूव होके डेटा मूव होता है, ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। तो यही होता है आपका लेयर, ठीक है। अब यहाँ पर सारे लेयर का वर्किंग समझिए। फिजिकल लेयर का मतलब हो गया कि वैसा लेयर जिसके द्वारा फिजिकली तौर से जो हार्ड ड्राइव है, वायर्ड है, नेटवर्क कार्ड है, ये सब जो है ना फिजिकल लेयर का पार्ट है। मतलब पहले डेटा सेंडर के अंदर डेटा को क्रिएट किया जाता है और उसको डेटा आगे की ओर फॉरवर्ड किया जाता है इंटरनेट नेटवर्क में। तो वहाँ पर सबसे पहले फिजिकल लेयर का मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर का जो हार्ड ड्राइव है, जो नेटवर्किंग
ड्राइव सब है उसके माध्यम से डेटा को आगे भेजा जाता है, तो वहाँ पर फिजिकल लेयर काम करता है। अगला देखिए डाटा लिंक लेयर जो है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डेटा का पैकेटिंग होता है, पैकेटिंग होता है, पैकेट में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कोई चीज़ को डिलीवर हम कहीं करते हैं तो वहाँ पर उस डेटा को सुरक्षित सिक्योर फॉर्मेट में डेटा लॉस नहीं हो और सुरक्षित डेटा डेस्टिनेशन तक पहुँचे, उसके लिए हम लोग को उसको कवर के अंदर पैक करना होता है, पैकिंग करना होता है। उसी तरह नेटवर्क के अंदर भी कोई डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजा जाता है तो उसके लिए भी पैकेटिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये पैकेटिंग, स्विचिंग, इस सब का काम डेटा लिंक लेयर के अंदर परफॉर्म किया जाता है। और साथ ही साथ डेटा लिंक लेयर का एक और है एरर फ्री करना। मतलब मान लीजिए कोई डेटा इफेक्टिव है, उस डेटा को पैकेटिंग नहीं करेंगे, उसको भेजने से पहले ही हम उसको डेटा को हटा देंगे। तो ये सब डेटा लिंक लेयर का पार्ट है। ठीक है, अगला देखिए नेटवर्क लेयर का मतलब होता है, इसमें डिसाइड होता है, डिसाइड किया जाता है कि डेटा का इस नेटवर्क के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन कंप्यूटर क्या है। सोर्स और डेस्टिनेशन कंप्यूटर को सोर्स और कंप्यूटर या नोड बोलेंगे, उसको डिसीजन किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि एक्चुअल में अब तो डेटा पैकेटिंग हो गया, लेकिन अब यहाँ पर इस डेटा को, इसका रिसीवर कौन है, किस रिसीवर एंड तक इस डेटा को भेजना है। तो दोनों को इसका इंटरनेट प्रोटोकॉल माने इसका आईपी प्रोटोकॉल और डेस्टिनेशन का आईपी प्रोटोकॉल जो है उसको क्या किया जाता है, नेटवर्क लेयर के माध्यम से उस पता किया जाता है कि अब इसका सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है, ये नेटवर्क लेयर का काम है। उसका ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है इंड टू इंड डेटा ट्रांसमिशन। मतलब इसमें क्या होता है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक, माने सोर्स, सेंडर और रिसीवर तक डेटा को भेजा जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये इंड टू इंड डेटा ट्रांसमिशन इसको बोला जाता है, इस लेयर को। मतलब अब इसमें डेटा भेजा जाएगा। नेटवर्क लेयर में डेटा पता हो गया कि जाना किसके पास है, और ट्रांसपोर्ट लेयर में उस डेटा को इंड टू इंड ट्रांसमिशन किया जाता है। ठीक है, भेजा जाता है। देखिए सेशन लेयर का मतलब होता है कि जो डेटा रिसीव हुआ है वो डेटा का इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि एक्चुअल में जो आप हमको दे रहे हैं, रिसीवर के पास जो डेटा हम दे रहे हैं, तो रिसीवर उस डेटा को रिसीव करके और एक एक डेटा का इन्फॉर्मेशन उस ट्रांसपोर्ट लेयर को देगा, जिससे पता चल जाएगा कि डेटा सही सुरक्षित उसके पास पहुंच चुका है। उस लोकल, मान लीजिए किसी स्पीड पोस्ट में हम डेटा भेजते हैं तो वहाँ के लोकल के अंदर कि कौन सा स्पीड पोस्ट है, कौन सा डाकघर है, पोस्ट ऑफिस है जिसके पास डेटा जाना है, वो पोस्ट ऑफिस फिर जाके उस जिस व्यक्ति का डेटा होता, जिस आदमी का वो सामान होता है उसके पास डिलीवर किया जाता है। तो सेशन लेयर में वही डेटा को रिसीव करके एक एक्नॉलेजमेंट दे देना उस लेयर को कि हाँ डेटा सही से आ चुका है और हमने रिसीव कर लिया और हम अब आगे देंगे। अब देखिए प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, इस काम किया जाता है प्रेजेंटेशन लेयर में, उस जो पैकेटिंग हुआ डेटा है ना उसको अनफोल्ड करता है, खोलता है। और साथ ही साथ इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का भी काम यहाँ होता है कि इसमें उस डेटा को ओपन करके अब रीड किया जाता है कि इसका आईपी प्रोटोकॉल कौन है, कौन सा डेस्टिनेशन कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन लेयर में डिसाइड होता है। प्रेजेंटेशन लेयर में इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम होता है, ये अब प्रेजेंटेशन लेयर में। ठीक है, और प्रेजेंटेशन लेयर के बाद बात आता है एप्लीकेशन लेयर। ये एप्लीकेशन लेयर का मतलब हो गया कि फाइनल नोड है कंप्यूटर का, ये फाइनल नोड है कंप्यूटर का, और इसमें जो फाइनल डेस्टिनेशन कंप्यूटर है उसके पास ये डेटा को भेज दिया जाता है। तो नेटवर्क के अंदर डेटा को भेजने के लिए इतने फेजों से उसको गुजरना पड़ता है जिससे सही सुरक्षित डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो उम्मीद करते हैं OSI लेयर आपको समझ में आ गया होगा, और अगली वीडियो में भी हम इस पर और भी MCQ लेके आएंगे कि OSI लेयर में हर लेयर में कौन कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, उस प्रोटोकॉल का यूज क्या है। ठीक है, उसके बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन था इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ द फंक्शन। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन किसका काम है, तो वो काम है प्रेजेंटेशन लेयर का। ठीक है, याद रखेंगे, और बाकी लेयर का मैंने डिस्कशन कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर,
अ कॉम्बिनेशन इफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर व्हिच प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन। जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर ये एक तरह का हार्डवेयर है और इसके अंदर ये कंप्यूटर पहले मान लीजिए हार्डवेयर है और इसके अंदर जो है जो एप्लीकेशन है वो एक सॉफ्टवेयर है और ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिलके ही तो कंप्यूटर बनता है, ये आपको पता है। इस हार्डवेयर कंप्यूटर से अगर मान लीजिए दूसरे कंप्यूटर कहीं पर भी है किसी अदर लोकेशन पर, यहाँ पर भी हार्डवेयर होगा और सॉफ्टवेयर होगा, तो इस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऐसा ढेर सारा डेटा कंप्यूटर होगा, ठीक है। इस तरह से ये सब जुड़ा हुआ है, यहाँ से मान लीजिए कि और कंप्यूटर है, यहाँ पर भी मान लीजिए ढेर सारा कंप्यूटर है। तो यही बोला है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का संयोजन, मतलब एक कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का संयोजन होता ही है। इसके इस सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन से जो कंप्यूटर होता है उसके बीच में डेटा को जो हम शेयर कर पाते हैं ना, ये डेटा नेटवर्क के माध्यम से शेयर हो पाता है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क। और यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब होता है एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट सारा लगा हुआ है, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके बीच में कम्युनिकेशन करवाने का काम करता है पेरिफेरल। पेरिफेरल इंटरनल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है परफॉर्म, ठीक है। और ये कंप्यूटर से बाहर डेटा अगर भेजना है तो उसके लिए काम करता है नेटवर्क। अगला एक्सपेंशन कार्ड, ये मदरबोर्ड पर एक स्लॉट होता है। मदरबोर्ड जो जिसको हम मेन सर्किट कहते हैं कंप्यूटर का, जिसमें सारे डिवाइसेज सारे कंपोनेंट उस मदरबोर्ड के से जुड़ा होता है। और मदरबोर्ड पर ढेर सारा स्लॉट होता है जिसको एक्सपेंशन स्लॉट कहा जाता है। और एक्सपेंशन स्लॉट का मतलब हो गया कि कोई भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को उस मदरबोर्ड से कनेक्ट कर देना। सपोज कीजिए ग्राफिक कार्ड है, ठीक है, उसके अलावा क्या कहते हैं रैम है या हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, इसके अलावा और भी जो डिवाइसेज एक्सटर्नल जिसको मदरबोर्ड से कनेक्टेड करते हैं, तो उसको कनेक्ट करने के लिए एक्सपेंशन कार्ड लगाया जाता है। खास करके ग्राफिक कार्ड बढ़ाते हैं, एक्सपेंड करते हैं वो चीज़ें। और सर्वर क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर जिसके पास ढेर सारा रिसोर्सेज होता है, वैसे कंप्यूटर को वैसे सिस्टम को सर्वर कहते हैं। और रिसोर्स होने के बावजूद क्या होता है, वो कंप्यूटर बाकी जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े होते हैं सबसे वो सबको डेटा वो शेयर करता है। तो शेयर करने वाले कंप्यूटर को, इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर को, उसको हम सर्वर कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं सारा ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको दिया, दो स्टेटमेंट है, इस दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन स्टेटमेंट है कि इन बस टोपोलॉजी, माने बस टोपोलॉजी में एवरी कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू मल्टीपल केबल। क्या बस टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर होता है वो क्या मल्टीपल केबल से कनेक्टेड होता है, पहला ऑप्शन था। दूसरा CSMA इज एन एक्सेस मेथड ऑफ द बस टेक्नोलॉजी। क्या बस टेक्नोलॉजी में, बस टोपोलॉजी में, टेक्नोलॉजी नहीं बस टोपोलॉजी में डेटा को एक्सेसिंग करने के लिए क्या CSMA मेथड लगाया जाता है, क्या इस टेक्नोलॉजी को यूज कर दिया जाता है। तो इस दोनों का ऑप्शन है। तो चलिए सबसे पहले हम टोपोलॉजी समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में इस क्वेश्चन पर आएंगे हम। देखिए टोपोलॉजी के बारे में बताएं तो इस टोपोलॉजी को कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का अरेंजमेंट को हम टोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। जैसे एक जगह पर अगर ढेर सारा कंप्यूटर अगर हो जाता है तो उसको उस सब कंप्यूटर को आपस में एक अरेंजमेंट करते हैं जिससे डेटा का शेयरिंग करना आसान हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर जो रिसोर्सेज है, चाहे रिसोर्सेज में आप क्या कहते हैं ले लीजिए, रिसोर्सेज में प्रिंटर ले लेते हैं, कैमरा ले लेते हैं, उसके बाद मान लीजिए स्कैनर ले लेते हैं, कोई भी डिवाइस है जिसको हम, या CPU ले लीजिए, UPS ले लीजिए, ये जितना भी चीज़ को शेयरिंग करते हैं ना, वो सब के लिए हमको इस कंप्यूटर को एक टोपोलॉजी में कन्वर्ट किया जाता है, वहाँ पर क्रिएट किया जाता है नेटवर्क को, खुद का नेटवर्क। तो ये टोपोलॉजी अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर होता है। तो इसमें देखिए ढेर सारा टोपोलॉजी होता है, उसमें आपको मैं बता दूँ सबसे पहले बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी,
रिंग टोपोलॉजी, उसके बाद मेश टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, चौथा होता है स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। उसके बाद पांचवा होता है ट्री टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये सब हम पता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, बस टोपोलॉजी का मतलब होता है, इधर लिख रहे हैं, बस टोपोलॉजी में एक सिंगल वायर होता है, ठीक है, और इस सिंगल वायर से कंप्यूटर को कनेक्टेड किया जाता है। इस तरह से हम सब टोपोलॉजी का भी डायग्राम बना के दिखाएंगे आपको। देखिए इस तरह से सिंगल वायर होता है, उससे कंप्यूटर जुड़ा होता है, ठीक है। जहाँ पर भी इस तरह से ये सिंगल वायर को भेजा जाता है, एक ही वायर, और इससे क्या हो जाता है कि ये सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्टेड किया जाता है। तो इस तरह के टोपोलॉजी को हम बस टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो अगला टोपोलॉजी के बारे में हम अभी बताएं आपको। तो देखिए अगला टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या करता है, सो देखिए वो स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रलाइज हब होता है, और इस सेंट्रलाइज हब से सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से जुड़ा होता है, यहाँ पर ये जुड़ा है इससे सेंट्रलाइज हब। आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर भी देखते हुए कि दीवार में एक बॉक्स बना के रखा दिया जाता है, और उसमें सारे कंप्यूटर का नेटवर्क वहाँ पर कनेक्शन किया जाता है, जिससे करने से सारे कंप्यूटर पर सेम क्वेश्चन नेटवर्क के माध्यम से आ जाता है। तो ये स्टार टोपोलॉजी का है। स्टार टोपोलॉजी में अगर सेंट्रलाइज हब अगर खराब हो जाता है तो सारा कंप्यूटर काम करना बंद करता है, ठीक है, कर देता है। लेकिन बस टोपोलॉजी में अगर ये सेंट्रलाइज एक वायर होता है, एक सिंगल वायर होता है जिससे कनेक्टेड, अगर ये खराब हो गया तो सारा कंप्यूटर बंद कर देगा। लेकिन अगर कोई भी एगो कंप्यूटर खराब हो गया, मान लीजिए कोई एक नोड खराब हो गया, नोड का मतलब ही कंप्यूटर, अगर ये खराब हो जाता है तो इस बाकी कंप्यूटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आसानी से वो काम करेगा। तो ये हो गया बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। देखिए मेश टोपोलॉजी क्या होता है, मेश टोपोलॉजी सबसे अच्छा टोपोलॉजी है। देखिए मेश टोपोलॉजी का मतलब होता है कि जितने कंप्यूटर होते हैं ना, वो सारा कंप्यूटर, जैसे यहाँ देखिए एक इंड टू इंड जो है सारा कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा होता है। यहाँ पर इस तरह का एक कंप्यूटर है, यहाँ पर मान लीजिए ये सब कंप्यूटर, यहाँ भी कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है। अब यहाँ पर मेश टोपोलॉजी का कहानी क्या है कि ये सारा टोपोलॉजी एक दूसरे से जुड़ा, जैसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ हर नोड, ये नोड इससे तो जुड़ा हुआ डायरेक्टली, ये नोड इससे नहीं जुड़ा होता, इससे जोड़ देंगे, ये नोड डायरेक्टली इसे जोड़ देंगे, तो इस ऐसे जोड़ेंगे तो इसको कहते हैं मेश टोपोलॉजी। इसका फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मेश टोपोलॉजी का n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये नंबर ऑफ कनेक्शन होता है, जैसे n का वैल्यू नंबर ऑफ नोड होता है, n बराबर यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ नोड। देखिए कैसे, यहाँ पर कितना नोड है, 4 गो, तो 4 इंटू 4 माइनस 3, तो घटा दीजिए 4 इंटू 4 में से 1 गया तो 3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कटा बराबर 6। देखिए 6 है कि नहीं है, एक कनेक्शन 2 3 4 5 और 6, इस तरह से ये फार्मूला बनाया गया है, ठीक है। अगला टोपोलॉजी के बारे में बता दें हम, रिंग टोपोलॉजी का मतलब होता है कि वैसा टोपोलॉजी, RING, देखिए स्पेलिंग गलती हो गया, देखिए रिंग टोपोलॉजी का मतलब होता है एक सेंट्रलाइज इस तरह से रिंग होता है, जुड़ा होता है वायर इस तरह से। मेश टोपोलॉजी का ही मिलता जुलता है, बट मेश टोपोलॉजी हर एक नोड से जुड़ा हुआ है। जैसे ये नोड डायरेक्टली इससे जुड़ा नहीं हुआ है, अगर ये नोड को डेटा इस नोड के पास पहुंचाना है तो सबसे पहले उसको इस नोड के से पास करना पड़ेगा, और इसमें चेक करना पड़ेगा क्या तुम्हारा डेटा है, अगर नहीं है तो इसको आगे की ओर पास करेगा, इस तरह से है, ठीक है। इसमें हर नोड पर डेटा भेजने के लिए आपको हर दूसरे नोड से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। ये उसके बाद टोपोलॉजी जो आता है वो है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी का मतलब ट्री के फॉर्म में, मतलब रूट है, जैसे मान लीजिए रूट कंप्यूटर, इससे 2 लीफ निकला, ठीक है, लीफ कंप्यूटर निकला यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जो है अब यहाँ पर क्या हुआ, इसका फिर अपना 2 चाइल्ड निकला, लीफ निकला इस तरह से ट्री के माध्यम से, इसका भी अपना होगा इस तरह से। तो इस तरह से जो कंप्यूटर का अरेंजमेंट अगर करते हैं तो ये हो गया ट्री टोपोलॉजी। इसमें देखिए घटा क्या है, अगर ये रूट नोड खराब हो गया तो बाकी जितना भी है रूट वो काम करना बंद कर देगा। अगर मान लीजिए इधर का ये वाला लीफ खराब हो गया तो इतने सारे कंप्यूटर को खराब कर देगा, काम नहीं करेगा, इधर करेगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट कहलाता है ट्री टोपोलॉजी। तो उम्मीद करते हैं सारा टोपोलॉजी समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या था, देखिए
अब यहाँ पर क्या है कि बस टोपोलॉजी एवरी कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेज इज कनेक्टेड टू मल्टीपल केबल। क्या बस टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर होता है मल्टीपल केबल से कनेक्ट होता है? आपके सामने फिगर है, ये सिंगल्स कनेक्टेड होता है, इसीलिए इसका जवाब ये नहीं होगा, गलत है ये। अगला है CSMA इज एक्सेस मेथड ऑफ बस टोपोलॉजी। तो CSMA का फुल फॉर्म यहाँ देखिए लिख के रखें, CMA कैरियर सेंसर मल्टीपल एक्सेस। कैरियर सेंसर, C फॉर कैरियर, S फॉर सेंसर, मल्टीपल एक्सेस, ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और CD का मतलब कॉलिजन डिटेक्शन। मतलब देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है ना बस टोपोलॉजी में, ये जो सेंट्रलाइज वायर से जब डेटा को भेजा जाता है ना, तो हर पर इस तरह से डेटा को चेक किया जाता है नोड पर। सपोज कीजिए अगर ये कंप्यूटर डेटा को भेजना चाहता है तो पहले इस पर चेक करेगा क्या तुम्हारा डेटा है क्या, नहीं है, इसके IP से चेक मैच करेगा, नहीं है तो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर हर एक कंप्यूटर एक दूसरे को डेटा शेयर कर सकता है नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पर इस CSMA मेथड से ही ये डेटा को चेक किया जाता है एरर फ्री, कि कहीं पर कोलिजन ना हो, डेटा एक दूसरे से लॉस न कर जाए, क्योंकि मल्टीपल लोकेशन से डेटा आ रहा है और हर लोकेशन पर चेकिंग किया जा रहा है। तो वहाँ पर चेकिंग करने के ड्यूरेशन में या डेटा को यहाँ से वहाँ जाने में प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका जवाब ये हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक गलत था, 2 सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन तीसरा समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है वो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क द यूजर्स कंप्यूटर इज कंसीडर दी। माने क्लाइंट नेटवर्क सर्वर में उपयोगकर्ता का कंप्यूटर क्या अगला। देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क से यहाँ पर एक पावरफुल कंप्यूटर या कहिए या सर्वर कहिए, मशीन कहिए, लार्ज पैमाने पर वो जुड़ा हुआ है नेटवर्क से। अब यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है और इस नेटवर्क के माध्यम से किसी भी लोकेशन से कंप्यूटर, मल्टीपल कंप्यूटर जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है, ये जुड़ा हुआ है, एरो दोनों तरफ हो जाएगा ये, यहाँ पर मशीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर वही है कि इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क द यूजर्स कंप्यूटर कंसीडर्ड, माने क्लाइंट नेटवर्क, माने ये सब जितना कंप्यूटर हम जोड़े हैं ना ये क्लाइंट है, और इधर ये जोड़े हैं ना ये सर्वर है, और इसको जोड़ने के लिए बीच में नेटवर्क काम किया। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने वाले यूजर की मशीन, यूजर का मशीन यही सब ना है जिस यूजर से जुड़ के अपना ये रिक्वेस्ट करेगा, तो इसको हम क्लाइंट मशीन कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा क्लाइंट। ठीक है, याद रखेंगे कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में उपयोगकर्ता माने क्लाइंट के कंप्यूटर को माना जाता है क्लाइंट माना जाता है। और क्लाइंट एक ऐसा मशीन होता है जिसके पास रिसोर्स नहीं होता है, वो नेटवर्क में किसी दूसरे सिस्टम के साथ जुड़ के वहाँ से क्या करता है, डेटा को एक्सेस करता है। ठीक है, सर्वर हम बता ही दिए, वैसा मशीन जिसके पास रिक्वेस्ट होता है, रिसोर्सेज होता है, रिक्वेस्ट नहीं रिसोर्सेज होता है, जो रिसोर्स को शेयर करता है, वो मशीन सर्वर कहलाएगा। यहाँ पर ये मशीन सर्वर है। वेबसाइट का मतलब होता है वैसा एप्लीकेशन जिसके माध्यम से हम इंटरनेट से जुड़ के डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, माने सर्वर के डेटा को अपने मशीन पर प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो डेटा आता है ना वो वेबसाइट पर आता है। वेबसाइट का मतलब इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट पर कोई भी इन्फॉर्मेशन को हम सर्च करते हैं तो वो वेबसाइट पर ही हमको दिखता है। वेबसाइट एक मीडिएटर है जो डेटा को ला के वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। और वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे बेसिक लैंग्वेज है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे हम उसमें डिस्कस कर गए। और लाइब्रेरी का मतलब ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और जिसको यूज करके कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर उसके क्या कहते हैं फैसिलिटी को, उसके फीचर्स को बढ़ाया जाता है, लाइब्रेरी को यूज किया जाता है। लाइब्रेरी का मतलब इन्फॉर्मेशन हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑफिस लैन डेटा आर स्प्रेड जियोग्राफिकली अपार्ट ऑन ए लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड यूजिंग ए कॉर्पोरेट। ठीक है, मतलब कार्यालय का जो लैन होता है, कार्यालय माने ऑफिस का जो लैन नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क का टाइप बता दिए थे हम पिछले वीडियो में, लैन, मैन है, वैन है, ठीक है, पैन है, ये सब नेटवर्क है। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, वैन W एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क का टाइप है, छोटा से छोटा नेटवर्क से लेके बड़ा से बड़ा नेटवर्क है। जिस सबसे छोटा नेटवर्क होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, उससे बड़ा हुआ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, उससे बड़ा हुआ मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ये सब पूरे
बहुत बड़ा होता है। जैसे देखिए हम लोग ब्लूटूथ या वाईफाई जो कनेक्टेड करते हैं अपने फ़ोन को ओपन करके दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं या फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, तो वो कहलाता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसी तरह एक ऑफिस के अंदर ढेर सारा कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर को आपस में डेटा को शेयर करने के लिए हम लोग को नेटवर्क बनाना पड़ता है, उसको कहते हैं लैन। और एक ऑफिस के अंदर डेटा, देखिए तो यहाँ पर लैन का जो बड़ा रूप होता है वो हो गया मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया लैन जो है एक ऑफिस के लिए हो गया। और बहुत सारा ऑफिस अगर किसी शहर के अंदर है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो हो गया मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि लैन को भौगोलिक रूप से फैले बहुत सारा लैन को आपस में जोड़ के जो करता है वो करता है बैन, ठीक है। सॉरी बैन नहीं, मैन करेगा। ऑप्शन में यहाँ पर आपको नहीं दिया है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर बैन नहीं होगा, बैन तो वाइड एरिया नेटवर्क, इसका यहाँ पर ऑप्शन मान लीजिए, यहाँ पर इसको हम करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन एक होना चाहिए मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। मतलब ढेर सारा लाइन को कनेक्ट करता है। जैसे देखो पैन सबसे छोटा नेटवर्क है, उससे बनता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क उससे बनता है मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क उससे बनता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन है। मैन जो है पूरे देश के लिए है, मान लीजिए पूरे इंडिया भारत के अंदर जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है, जितने भी नेटवर्क प्रोवाइड है, वो सब लैन के माध्यम से, वैन के माध्यम से। और ये एक शहर या एक से ज़्यादा शहर को कनेक्ट करता है मैन करता है। एक ऑफिस या एक से दो ऑफिस को कनेक्ट करता है लैन। और पर्सनल एरिया नेटवर्क एक से दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए पैन यूज करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है द एडवांटेज ऑफ ए लैन। लैन का क्या फायदा है, लैन बनाने का, लैन नेटवर्क करने से क्या क्या फायदा है, तो आपको मैं बता दिया हूं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ढेर सारा कंप्यूटर कनेक्टेड है किसी टोपोलॉजी में। लैन का मतलब हो गया टोपोलॉजी से, अरेंजमेंट से कनेक्टेड होता है। तो सपोज करते हैं यहाँ पर एक बस टोपोलॉजी के माध्यम से ये सारा कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है। ये देखिए ये कनेक्टेड है, इस तरह से ये कंप्यूटर जो है ये बस टोपोलॉजी के माध्यम से ये कनेक्टेड है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज है, ये है प्रिंटर, इधर मान लीजिए हम स्कैनर लगा के रखे हुए हैं, ठीक है, और भी कोई डिवाइसेज है। अब यहाँ पर क्या इतना सारा कंप्यूटर अगर लैन नेटवर्क नहीं करते तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर एक और बना देते हैं, मान लीजिए 13। इतना सारा कंप्यूटर जो है, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, तो लाइट कट गया था। अब यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पर क्या है कि सारा कंप्यूटर यहाँ पर 10-11 कंप्यूटर जुड़ा हुआ है और एक टोपोलॉजी के माध्यम से, लैन के माध्यम से, नेटवर्क से। और यहाँ पर इस सारे कंप्यूटर के लिए एक प्रिंटर और एक ही स्कैनर लगा हुआ है। अब क्या है, सारा कंप्यूटर में से कोई भी प्रिंट करना चाहता है तो इसी प्रिंटर को यूज करके वो प्रिंट कर लेगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब नेटवर्क यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। यही नेटवर्क अगर लैन नहीं होता तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता। और क्या करना पड़ता, हर कंप्यूटर के लिए एक एक प्रिंटर लगाना पड़ता, जिसका कॉस्ट जो है बढ़ जाता, ठीक है, इस ऑफिस के लिए। तो यहाँ पर ये फ़ायदा है। तो यही है लैन का फ़ायदा, यही हुआ कि कॉस्ट को बचा दिया और एक ही चीज़ को वो शेयर करने का फैसिलिटी दे दिया। तो यहाँ पर लिखा है ऑप्शन में है बैकिंग अप योर डेटा। क्या लैन जो है डेटा को बैकअप करता है? नहीं। एक्सेसिंग द वेब, क्या वेब को एक्सेस करने का फैसिलिटी दे? नहीं। शेयरिंग पेरिफेरल। और ऑप्शन अगला है कि सेविंग योर डेटा, क्या डेटा को सेविंग करता? नहीं। शेयरिंग योर पेरिफेरल, मतलब जो भी उसके अंदर हार्ड ड्राइव सब जो है उसको वो शेयर करने का फैसिलिटी देता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, कभी कभी कि किसी आप लैब में चले जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि हर कंप्यूटर के लिए एक एक सीपीयू नहीं होता है, एक ही सीपीयू, लार्ज सीपीयू बना दिया जाता है और उसी सीपीयू से जो है सारा कंप्यूटर चल पाता है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, जैसे हमारे 10 कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर को 10 सीपीयू लगाना पड़ेगा। 10 का कॉस्ट, अगर एक का कॉस्ट सीपीयू का 15,000 पड़ता है, 10 का क्या 1.5 लाख के आसपास चला जाएगा। अगर उसमें क्या होगा, एक 50,000 का हाई पावर का जो है सीपीयू खरीद के ले आएंगे और उसको लैन नेटवर्क के माध्यम सारे कंप्यूटर को जोड़ देंगे तो हमको 1 लाख का बचत भी हो गया। तो यही तो फायदा होता है। तो शेयरिंग पेरिफेरल, लैन नेटवर्क से यही फायदा है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ क्या है, फुल फॉर्म ऑफ NIC। NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक ऐसा हार्ड ड्राइव होता है जो किसी भी कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को
वर्किंग मोड में लाने के लिए, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमको इस कार्ड को लगाना पड़ता है, ये हार्ड ड्राइव, क्योंकि इसी में ये हार्ड ड्राइव है जिसके माध्यम से ही हमको कंप्यूटर से किसी भी नेटवर्क को एक्सेस कर पाते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे फ़ोन के अंदर अगर सिम नहीं होगा तो क्या हम नेटवर्क को एक्सेस कर पाएंगे, हम फ़ोन कहीं यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उस जिस तरह से मोबाइल फ़ोन के लिए इंटरनेट के लिए सिम होता है, उसी तरह कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क को यूज करने के लिए, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए एक कार्ड लगा जाता है हर कंप्यूटर के इंटरनल। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दो तरह का आता है, एक एक्सटर्नल एनआईसी, एक इंटरनल एनआईसी। इंटरनल एनआईसी का मतलब हो गया कि कंप्यूटर के अंदर वो एनआईसी इंटरफेस एनआईसी लगा दिया जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और वहाँ से हम इंटरनेट जोड़ते हैं, आसानी से काम कर जाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है। और एक्सटर्नल हो गया कि जिसे यूएसबी पोर्ट के माध्यम से हम जोड़ के वहाँ से एक्सेस करवाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर इमेज भी आपको दिख रहा है, एनआईसी का है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये आपको इंटरनल एनआईसी है। यहाँ पर ये जो बोर्ड लिखा है, यही बोर्ड जो है इंटरनल मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है, और यहाँ पर ये इस तरह से, यहाँ पर देखिए ये पोर्ट है, इस पोर्ट के माध्यम से वो इंटरनेट के केबल को यहाँ पर अटैच कर दिया जाता है, और यहाँ से इस कार्ड के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ भी आ गया होगा, और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इंटरप्रेटर इज यूज फॉर एज अ ट्रांसलेटर। इंटरप्रेटर का यूज हम लोग ट्रांसलेटर में के लिए क्यों करते हैं, कहाँ पर करते हैं, यहाँ पर किस ट्रांसलेशन करने के लिए करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तीन तरह का होता है। एक होता है हाई लेवल, दूसरा होता है मिडिल लेवल लैंग्वेज, और अगला होता है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मिडिल लेवल, हाई लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है वैसा लैंग्वेज जिसको मशीन समझता हो, माने मशीन लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज, ये जो होता है वो आपको, ये लो लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है, जिसमें मशीन का मतलब 0-1 कोड को ही कंप्यूटर समझता है। तो ये इस लो लेवल लैंग्वेज को 0-1 को मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेज माने न ही वो कंप्लीट अभी हाई है न लो है, जो अंडर प्रोसेस है उसको मिडिल में डाला गया है, जिसमें अगर प्रोग्रामिंग के हिसाब से देखें तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिडिल लेवल के अंदर आता है। और हाई लेवल का मतलब हो गया कि जो यूजर अंडरस्टैंडिंग जो लैंग्वेज होता है, यूजर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज होता है, उसको हम हाई लेवल कहते हैं। और यूजर अंडरस्टैंडिंग का मतलब हो गया कि जिसमें इंग्लिश के को यूज किया जाएगा, उसके सिंटेक्स को परफॉर्म किया जाएगा, तो वो हाई लेवल कहलाता है। हम ही कंप्यूटर के अंदर इंग्लिश के फॉर्म में हम डेटा को टाइप करते हैं, माने हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए जो लैंग्वेज बना है वो सब हाई लेवल है कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर लो लैंग्वेज तो समझता नहीं, कंप्यूटर को लो लेवल समझता है। तो इसके लिए बीच में क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है कंपाइलर। कंपाइलर जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो क्या करता है, कंपाइल करता है हाई लेवल को मिडिल लेवल में, और हाई लेवल को लो लेवल लैंग्वेज में, और लो लेवल को हाई लेवल में कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर। लेकिन कंपाइलर से भी पहले कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम काम करता है, उसको हम कहते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेट का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि कंपाइलर सीधे हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन इंटरप्रेटर हर एक कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है, पहले पढ़ता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, और वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, एरर फ्री है, उसको हटा देता है, और तब वो कंपाइलर के पास भेजता है, तो कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देता है लो लेवल में, और तब जाके वहाँ पर लो लेवल में जाके प्रोसेस होता है, फिर रिजल्टेंट वैल्यू आया, उसको कंपाइलर फिर क्या किया, हाई लेवल में कन्वर्ट किया, फिर इंटरप्रेटर उसको रीड किया, इंटरप्रेटर रीड करने के बाद फिर उसको हाई लेवल मतलब जो भी यूजर को है उसको प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जो ट्रांसलेटर लगा है, इंटरप्रेटर को यूज हम लोग हाई लेवल में करते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले हम बता दें कोबोल। कोबोल का एक लैंग्वेज है कॉमन बिजनेस लैंग्वेज, मतलब बिजनेस रिलेटेड लैंग्वेज को पहली बार इसको कोबोल को बनाया गया था। ठीक है, C++, जावा, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं, बाकी C++ देखिए मिडिल लेवल रखा गया, लेकिन बट वो हाई लेवल की तरह ही है। लेकिन C++, जावा है, PHP है, .NET है, अजाक्स है, जावास्क्रिप्ट है, जो भी है अभी दिन पर दिन जो यूजर फ्रेंडली डेवलप हुआ है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो सब हाई लेवल का पार्ट है। और लो लेवल में असेंबली लैंग्वेज, मशीन लेवल आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग कंप्यूटर एल्गोरिदम यूजिंग अ कॉम्बिनेशन नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए कंप्यूटर में हम लोग जो कंप्यूटर एल्गोरिदम होता है, कंप्यूटर एल्गोरिदम उससे पहले आप जान चुके हैं कि गूगल का भी एल्गोरिदम होता है, यूट्यूब का भी एल्गोरिदम होता है।
ये एल्गोरिदम का मतलब होता है कि हर एक कंसेप्ट को एक एल्गोरिदम के माध्यम से क्रिएट किया जाता है, हर एक इंस्ट्रक्शन को। अब जैसे हम ही वीडियो बना रहे हैं या कोई भी वीडियो बनाता है, तो ये वीडियो किस कैटेगरी का है, कितने लोगों के पास इस वीडियो को विजिट करवाना है, कौन कौन लोग, जो लोग इस कंप्यूटर से रिलेटेड, अवेयरनेस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन सर्च करता है यूट्यूब पर देता है, तो ये एल्गोरिदम ही करता क्या है कि हमारे वीडियो को आपके पास पहुंचाने का काम करता है। आपके सर्च लिस्ट में आप मेरा भी वीडियो वहां पर लिस्ट कर रहा होता है, ये एल्गोरिदम ही काम करता है। एल्गोरिदम का मतलब स्टेप बाय स्टेप काम को परफॉर्म करना। तो एल्गोरिदम को समझने के लिए, एल्गोरिदम को बनाने के लिए, उससे पहले हमको स्यूडो कोड को क्रिएट करना पड़ता है। स्यूडो कोड को सबसे पहले बनाया जाता है, उसको समझा जाता है, अगर वो सही है फिर उसको एल्गोरिदम में कन्वर्ट करके सॉफ्टवेयर के अंदर फिट किया जाता है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा स्यूडो कोड। देखिए फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल, किसी भी चीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं तो उसके लिए हम लोग को फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। जैसे कंप्यूटर, मान लीजिए कि कोई प्रोसेस को, कि ये कंप्यूटर एक इनपुट करता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट करता है, तो एक प्रोसेस को किसी डायग्राम के माध्यम समझाएंगे तो वो कहलाता है फ्लो चार्ट। प्रोग्रामिंग के अंदर इंस्ट्रक्शन को भी क्रिएट करने के लिए फ्लो चार्ट में होता है, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं, फिर प्रोसेस करवाते हैं, उसके लिए अलग बॉक्स है, इनपुट आउटपुट के लिए अलग बॉक्स है ना, डिसीजन मेकिंग के लिए अलग बॉक्स है, फिर एरो के लिए जो डेटा फ्लो करता है, फिर इन करने के लिए भी अलग बॉक्स है। तो हम फ्लो चार्ट पर भी आगे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगला एरे क्या है कि एरे ये जो है ना, लार्ज पैमाने पर अगर कोई डेटा को होल्ड करना होता है तो वहाँ पर एरे बनाते हैं। एरे का मतलब ग्रुप ऑफ डेटा, सिंपल एक लाइन में कहानी। नोड क्या होता है? नोड एक ऐसा कंप्यूटर होता है, एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट में जुड़ के डेटा को एक्सेस करता है या डेटा को शेयर करता है या डेटा को रिसीव करता है। ऐसे कंप्यूटर नोड कहलाते हैं। तो हम क्लाइंट कंप्यूटर को नोड भी कहेंगे तो चलेगा। जैसे मान लीजिए मेरा पर्सनल कंप्यूटर पीसी है, अब ये कंप्यूटर नोड भी है क्योंकि इसका अपना एक आईपी एड्रेस है, और इस आईपी एड्रेस के माध्यम से हम इंटरनेट के किसी भी आईपी एड्रेस से जुड़ते हैं और वहाँ से डेटा का आदान प्रदान करते हैं, तो ये नोड कहलाता है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन को मैंने डिस्कस किया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखिए, कंसीडर कॉलम 1 कॉलम 2 को जोड़ना है। ठीक है, जनरेशन के लिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर है, VLSI है, मशीन लैंग्वेज है, परम। देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कंप्लीट वीडियो है, आप देखें वहाँ जाके, उसमें और डिटेल पता चल जाएगा। तो जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, अभी दिन पर दिन जनरेशन बढ़ते चला जा रहा है। तो ये सब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है कि जो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है उसका इन्हांसमेंट, ठीक है, उसका अपग्रेडेशन, यही कहलाता है जनरेशन। तो कंप्यूटर के अंदर जनरेशन जो है, तो देखिए जनरेशन में आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है ना, इसमें जो प्रोसेसर के रूप में इस्तेमाल होता था वो था वैक्यूम ट्यूब था। वैक्यूम ट्यूब को प्रोसेसर के रूप में यूज करते थे। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को यूज करते थे प्रोसेसर के रूप में। थर्ड जनरेशन तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन थर्ड जनरेशन में जो है ना वो आईसी यूज करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट को इस्तेमाल करते थे। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रोसेसर यूज करते थे। माइक्रो प्रोसेस VLIC, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता था। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये सारा जनरेशन का, तो इसे आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। देखिए VLSI जो है ये जाएगा किसके पास? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में VLSI था का कॉन्सेप्ट था। ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, देखिए अगला ऑप्शन है कि मशीन लैंग्वेज, मशीन लर्निंग जो है, मशीन लर्निंग का मतलब हो गया रोबोटिक्स, माने कंप्यूटर के अंदर ब्रेन डाल देना, मशीन लर्निंग कहलाता है। यहाँ पर लैंग्वेज नहीं, मशीन लर्निंग कहलाएगा। ये फिफ्थ जनरेशन का है। ठीक है, और परम जो है सुपर कंप्यूटर, ये आपका ये यहाँ पर देखिए मशीन लैंग्वेज जो है और ये परम, तो यहाँ पर पहले मिलाते हैं ऑप्शन। देखिए ए का सी होगा, ठीक है, ए सी यहाँ दोनों में, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। उसके बाद VLSI फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का पार्ट है, तो 2 का ए हो जाएगा। 2 में ए है, 3 का डी और 4 का 2। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन कुछ यहाँ पर परम जो सुपर कंप्यूटर जो है यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है, वैसे अभी हम 2 टिक लगा दिए हैं, परम जो है ना ये अलग हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डैश विल नॉट प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी एज आउटपुट व्हेन द कंप्यूटर इज रनिंग। कंप्यूटर रन करता है तो उस समय कौन सा इसमें से हार्ड कॉपी नहीं देता। देखिए तो हार्ड कॉपी का मतलब हो गया कि वैसा डिवाइस, वैसा हार्डवेयर जो कंप्यूटर के अंदर के सॉफ्ट कॉपी डेटा को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, वैसे डिवाइस प्रिंटर कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रिंटर का इसमें से कौन सा टाइप नहीं है, बस वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर माने इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब ऐसा प्रिंटर जो प्रिंट करने के लिए पेपर को टच करते हुए प्रिंट करे, जो प्रिंटर प्रिंट होने के ड्यूरेशन में आवाज करके प्रिंट हो, वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इसका यूज ऑफिस के लिए ऑफिशियल होता है, जहाँ पर ज़्यादा प्रमाण पर होता है। रेलवे जो टिकट काटता है उसके लिए इम्पैक्ट प्रिंटर का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखिए प्लॉटर जो है नक्शा उक्सा जो प्रिंटर प्रिंट करता है, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग बैनर, इसको प्रिंट करने के प्लॉटर यूज किया जाता है, तो वो भी एक तरह प्रिंटर ही है जो हार्ड कॉपी करता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो प्रिंटर जो है पेपर को टच नहीं करके लाइट के माध्यम से प्रिंट करे, तो वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो इसमें ये सब ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन CRT जो है ना, ये मॉनिटर है, कैथोड रे ट्यूब फुल फॉर्म है। ये एक मॉनिटर है जो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट कॉपी कन्वर्ट करता है, हार्ड कॉपी नहीं देता। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन MS पावर पॉइंट विच की यूज टू क्लोज द स्लाइड शो। देखिए MS पावर पॉइंट पर हम वीडियो लेके आएंगे। MS ऑफिस पर कंप्लीट है, एक दिन MS ऑफिस पर वीडियो रहेगा, फिर MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सारा पे वीडियो लेंगे आगे, जिसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिखाएंगे और तब उस पर MCQ को हम लेके आएंगे। लेकिन अभी छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए कि पावर पॉइंट का यूज हम लोग करते हैं स्लाइड शो को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और स्लाइड शो को रिप्रेजेंट करें, स्लाइड को शो करने के लिए हम लोग F5 कमांड प्रेस करते हैं। F5 अगर प्रेस करते हैं तो जो स्लाइड दिख रहा होता है वो शो होता है और रिप्रेजेंट होता है। तो स्लाइड शो कहाँ से होता है? F5 ये स्टार्टिंग से करता है। आप याद रखेंगे, जब भी कभी भी F5 प्रेस करेंगे, आप अगर 10 नंबर स्लाइड पर है, अगर F5 प्रेस करते तो आपको स्टार्टिंग से शुरू होगा 1 से स्टार्ट करेगा। ये स्लाइड शो F5 का कहानी है। लेकिन हम चाहते हैं कि करंट में जहां काम कर रहे हो तो वहां से स्लाइड शो काम करे, तो उसके साथ शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे तो ये करंट स्लाइड को शो करेगा। ठीक है, और जो भी स्लाइड शो हो रहा होता है उसको क्लोज करने के लिए हम लोग प्रेस करते हैं एक्सेप्ट बटन प्रेस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, बी EXC। माने EXC जो बटन है सबसे कॉर्नर में, टॉप कॉर्नर में होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है ये बटन। इस बटन को जब प्रेस करते हैं तो स्लाइड शो होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए इन द URL स्कीम इज द फॉलोड, माने URL में इसमें से किसका इस्तेमाल कर। जैसे URL क्या होता है, एक URL का पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये URL का फुल फॉर्म है। ठीक है, और URL जो होता है एक एड्रेस होता है। ठीक है, जिस एड्रेस के माध्यम से किसी भी चीज को हम इंटरनेट में एक्सेस करते हैं वो URL होता है। जैसे देखिए अगर हम एग्जांपल दिखा दे, www.google.com, ये एक URL है, लेकिन ये कंप्लीट URL नहीं है। अगर URL कंप्लीट बनाते हैं तो हम लिखते हैं HTTPS, मान लीजिए HTTPS HTTP:// और उसका www.google.com, ये है कंप्लीट URL। ठीक है, किसी भी एड्रेस का, किसी भी वेबसाइट का, किसी भी सर्वर का एक कंप्लीट एड्रेस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही सिंबल हम लोग URL में इस्तेमाल करते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 है क्लोन और // ये सेमी कॉलन है, ये ध्यान रखेंगे, मिस्टेक से मारने देंगे ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो चलिए इसका जवाब मिल गया आपको। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट वेब पेज, इनमें से कौन सा प्रोग्राम को वेब पेज को बनाने के लिए या वेब पेज पर कोई कंटेंट को लिखने के लिए, दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो वो है HTML एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम कोई भी कंटेंट को किसी भी वेब पेज पर दिखा पाते हैं, रिप्रेजेंट कर पाते हैं, जिससे कोई भी यूजर इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी अगर कोई चीज़ एक्सेस करना चाहता है, नॉलेज एक्सेस करना चाहता है, डेटा एक्सेस करना चाहता है, तो उसके लिए वेब पेज को एक्सेस करता है। वेब पेज बनता किसी HTML से, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML पर और भी MCQ हम लेके आएंगे आगे। URL बता ही दिए। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर
टेक्स्ट मार्क, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप नहीं, H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, T फॉर ट्रांसफर, P फॉर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये होता है, याद रखेंगे। URL फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बता दिए। अगला चलते हैं। विच टैग यूज टू हाइपर लिंक ऑन द वेब पेज थ्रू HTML लैंग्वेज। HTML लैंग्वेज में इनमें से किस चीज़ का यूज हाइपर लिंक के लिए यूज करते हैं? देखिए, मैं बता दूं हाइपर लिंक क्या होता है। जैसे एक पेज है, इस पर कुछ डेटा है दिख रहा है, अब यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन होता है जो क्लिक, या कोई भी लिंक दिख रहा होता है, उस पर जब क्लिक करते हैं तो एक नया पेज पर हम एंट्री कर जाते हैं। ठीक है, तो ये नया पेज पर एंट्री किए, फिर वहाँ पर कोई लिंक मिला, उस लिंक पर क्लिक किए, एक नया पेज फिर से खुलते चला गया, इसी को हाइपर लिंक कहते हैं। ठीक है, और हाइपर लिंक का मतलब हो गया कि मल्टीपल पेजेस से डेटा जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होना। तो HTML के अंदर हाइपर लिंक बनाने के लिए एंकर टैग यूज करते हैं। कौन सा टैग? एंकर, A फॉर एंकर होता है, ये टैग है, और टैग को एंगल ब्रैकेट में डालते हैं, याद रखेंगे। और इसी के साथ हम लिखते हैं HREF, इसका फुल फॉर्म है हेड रेफरेंस, और इसमें हम जिस पेज को भी अटैच करना होता है उस पेज को एड्रेस देते हैं, और यहाँ से ये एंकर टैग यहाँ पर क्लोज कर देंगे, और यही एक एंकर टैग बन गया जो हाइपर लिंक करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए, लिंक जो टैग है ना, ये भी टैग है, इसका यूज करते हैं किसी भी CSS फाइल को, एक्सटर्नल CSS फाइल को अपने वेब पेज में लिंक करने के लिए हम लिंक टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और B जो टैग है ना, इसका यूज करते हैं HTML के अंदर बोल्ड करने के लिए, किसी भी कंटेंट को बोल्ड दिखाना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम बोल्ड टैग यूज करते हैं, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, विच की यूज टू चेक दी स्पेलिंग ग्रामर। इनमें से कौन सा बटन का यूज हम स्पेलिंग ग्रामर को चेक करने के लिए करते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा F5। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फंक्शन की टोटल जो होता है वो 12 होता है। फंक्शन की F1 से F12 तक होता है, टोटल फंक्शन की होता है। F1 फंक्शन की से लेके F12 तक फंक्शन की होता है। तो इसमें F7 का इसी की में F7 का यूज हम करके किसी भी स्पेलिंग ग्रामर का किसी वर्ड को हम चेकआउट करते हैं। F2 को फाइल को रीनेम करना होता है तो F2 इस्तेमाल करते हैं। F12 अगर किसी भी फाइल को दूसरे नाम से सेव करते हैं, मतलब सेव एज करने का काम करेंगे, तो वहाँ पर F12 क्या कहते हैं, बटन प्रेस करेंगे। और F1 का काम करते हैं हम लोग कि किसी भी क्या कहते हैं, हेल्प मेनू खोलने के लिए हम लोग F1 का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं इसका जवाब मिल गया होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हु इन्वेंटेड दी हाई लेवल लैंग्वेज C। देखिए, C यहाँ पर हाई लेवल कहा, बट C हाई कंप्लीट नहीं है, इसको मिडिल के श्रेणी में रखा गया। आप पढ़ेंगे डिटेल में तो पता चलेगा। लेकिन C, जैसे इंडिया जो है ना, एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन इंडिया को डेवलप्ड के नज़दीक पहुँचा है, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया डेवलप्ड हो जाएगा। उसी तरह C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कंप्लीट अभी तक हाई लेवल नहीं बना, लेकिन इसको हाई लेवल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था? ये बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसी लैंग्वेज पर सारा लैंग्वेज हाई लेवल डिपेंड है। तो इसको डेवलप करने का काम किया था डेनिस रिची के द्वारा। डेनिस रिची जो एक क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, ये डेवलप किए थे डेनिस रिची C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। इसी तरह जावा है, सन माइक्रो सिस्टम को द्वारा डेवलप किया गया था, है ना। इस तरह बहुत कुछ है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले जान लीजिए कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम को सोल ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अगर कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा, कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। ठीक है, इसको डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसको होना मस्ट है। और ढेर सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड फ़ोन के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड टीवी के लिए भी होता है, iOS के लिए iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, लाइनेक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उसको सोल ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, जिस पर कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम को होना पड़ेगा। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए कौन नहीं है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड भी ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन MS ऑफिस एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो सबसे पहले मैं बता दूं वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जो अपने में इंटरनेट को एक्सेस करने का फैसिलिटी देता है। इंटरनेट से कोई डेटा को एक्सेस करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर। और ढेर सारा वेब ब्राउजर जैसे ओपेरा, सफारी, ठीक है, उसके मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना,
ये सारा, और गूगल क्रोम जो सबसे फेमस है, ये सब जो है ना ये वेब ब्राउज़र है। और यही वेब ब्राउज़र जो है ना ये इंटरनेट से डेटा को एक्सेस करने में, HTML में बना हुआ वेबसाइट को एक्सेस करने का फैसिलिटी देता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, सफारी वेब ब्राउज़र, ओपेरा ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर जो है ना ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो जितने भी फाइल्स, फोल्डर्स या जो भी चीज़ हमको दिखता है उसके अंदर आइकन्स, ये सब को मैनेज करने का काम करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर। ये ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आखिरी क्वेश्चन आज का इस सेट का, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, इन वर्ड, MS वर्ड, कंट्रोल ए जो कमांड है इसका लिए क्या करते हैं, तो कंट्रोल ए का कमांड सेलेक्ट ऑल, मतलब एक फाइल के अंदर जितने भी कंटेंट होते हैं अगर सारे को इकट्ठे सेव करना है तो वहां पर हम कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम और शॉर्टकट कमांड को चर्चा कर दे। फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ हम प्रेस करेंगे S, ठीक है। कंट्रोल के साथ अगर हम O प्रेस करें तो उसके लिए ओपन के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल के साथ C प्रेस करें तो कॉपी होगा। कंट्रोल के साथ X प्रेस करें तो कट करेंगे। कंट्रोल के साथ V करेंगे तो पेस्ट होगा, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल के साथ P प्रेस करेंगे तो प्रिंट होगा, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल के साथ हम मान लीजिए कि अगर हम अलाइन बोल्ड B करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल के साथ U करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। इस तरह से है, ठीक है। इस तरह से और भी शॉर्टकट कमांड पर हम वीडियो लेके आएंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज का थैंक यू दोस्तों, आज के लिए डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर ये दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल से जुड़े रहे। आपको कंप्लीट तैयारी होगा और एग्जाम में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स जरूर लेके आएंगे, इतना हम जरूर कोशिश करेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको दिखेगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।